नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD और बहुजन समाजवादी पार्टी ने आगामी हरियाणा के विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर दिया। आपको बताते चले कि INLD नेता अभय चौटाला ने जानकारी देते हुए कहा कि आज आम आदमी की भावना यह है कि 10 साल से इस राज्य को लूटने वाली भाजपा को सत्ता से हटाया जाए और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए। हम हरियाणा में अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने वाले लोगों को साथ लाएंगे जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के खिलाफ है। वहीं आपको बताते चले आगे उन्होंने यह भी कहा कि हम एक ऐसा मोर्चा बनाएंगे जिसमें लोगों का भरोसा बढ़ेगा और आने वाले समय में इस राज्य में गठबंधन की सरकार बनेगी। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि BSP के राष्ट्रीय समन्वयक आनंद शुक्ला के भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसपे आकाश आनंद ने कहा कि हरियाणा की जनता ने JJP, BJP और कांग्रेस तीनों को वोट डालकर देखा। तीनों ने काफी लंबे सरकार चलाई है, लेकिन लोगों में अब बहुत आक्रोश है और उनकी बातों को सुना नहीं गया, उनके लिए काम नहीं किया गया और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमें लगता है कि गठबंधन की यह सरकार अच्छा निर्णय दे पाएगी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप दोनों की प्रतिक्रिया सुनिए। आज पूर्ण रूप से काबिज हो चुके। आज देश केवल 2-3 लोगों के हाथ में चला गया, अंबानी जी के, अडानी जी के, जिन्होंने इस देश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब नए सिरे से कैसे इस देश को इनके चुंगल से बचाया जाए, इसके लिए, क्योंकि अभी 4-5 जगह स्टेटों में अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग चुनाव हैं, अलग अलग प्रदेश में। तो हमने हरियाणा के अंदर आपस में मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इस विधानसभा के चुनाव के अंदर लोगों की इच्छा के अनुरूप आज आम आदमी की भावना है कि भारतीय जनता पार्टी जो 10 साल से इस प्रदेश को लूट रही है उसको सत्ता से बाहर किया जाए और कांग्रेस पार्टी जिसने पहले 10 साल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है उसको सत्ता से दूर रखा जाए। इसलिए हमने आपस में ये फैसला किया कि न केवल बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के विधानसभा का चुनाव लड़े, बल्कि और अन्य जो हरियाणा के अंदर जिन्होंने अपने अपने राजनीतिक दल बना रखे हैं, जो भाजपा और कांग्रेस दोनों के अगेंस्ट है, दोनों के खिलाफ हैं, हम उन लोगों को भी अपने साथ लेकर के एक फ्रंट खड़ा करेंगे जिसमें लोगों का और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा और आने वाले समय में गठबंधन की सरकार इस प्रदेश के अंदर बनेगी। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास और भरोसा है। आज अब तीनों ने सत्ता चलाई है, सरकार चलाई है काफी लंबे समय तक, और अगर आप गांव-गांव में घूमेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको मालूम होगा कि किस तरह यहाँ पे लोगों में कितना गुस्सा और कितना आक्रोश है कि किस तरह उनकी बातें नहीं सुनी गई, किस तरह उनके लिए काम नहीं किया गया। जैसा चौटाला जी ने बताया, अभय चौटाला जी ने बताया है कि यहाँ पे सरकारों में कितनी कमियां रही हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेके हमें लगता है कि गठबंधन की सरकार यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएगी। हाल ही में एक दिन की भारी बारिश से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई और उसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी को लोगों को भारी बारिश का इंतजार था। तो वहीं आपको बताते चले ये तस्वीरें कहीं ना कहीं पूरे प्रशासन की साथ साथ सरकार की भी पोल खोलती हैं। आपको बताते चले कि इस बीच दिल्ली में मुनक नहर पर बैराज टूटने से उत्तरी दिल्ली के बवाना की JJ कॉलोनी में कमर तक रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया है। इस घटना के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने ITO के ड्रेन का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर अधिकारियों को बारिश होने और यमुना का जलस्तर बढ़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जरूर सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री सौरभ भारद्वाज ने नई दिल्ली के ITO स्थित ड्रेन नंबर 12
के रेगुलेटर का गुरुवार को जायजा भी लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना करने के बाद कहा कि यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। अधिकारियों को संभावित खतरों के बाबत जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि यमुना का जलस्तर खतरे के निशान को पार करने की स्थिति में पार हो भी तो हम पूरे तरीके से तैयार रहें। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। तो ये तस्वीरें हम आपको इस समय बवाना की जीजे कॉलोनी के दिखा रहे हैं, जहां पर बैराज का पुल टूटने से जो है जिस तरीके से रिहायशी इलाकों में अब पानी घुस गया है, तो उससे जो आम जनजीवन है वो पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं यातायात की बात की जाए तो आप ये सड़कों का नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से जलमग्न हो गई है, जहां पर चलना तक भी मोहताज हो गया है। तो यातायात की बात तो कई दूर तक है, क्योंकि देखिए यातायात भी पूरे तरीके से ठप है और वहीं रिहायशी इलाकों में जिस तरीके से लोगों के घरों में पानी घुस गया है, तो लोग जो है बेहद ही परेशान हो चुके हैं। क्योंकि सब कुछ जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी आप देखेंगे कि पानी पूरे तरीके से घुस चुका है, पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। ये नजारा बवाना का है जो कि आउटर दिल्ली में पड़ता है। वहीं आपको बताते चले कि जेजे कॉलोनी में खासतौर पर जो पानी का स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से नहर का पुल टूटा तो उसके बाद डायरेक्ट जो पानी है वो इस कॉलोनी में आ गया और जिसके कारण रिहायशी इलाके में पानी आने की वजह से लोग जलमग्न इलाके में अब अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए बेहद ही मजबूर हो गए हैं। इस बीच मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आईटीओ पर मुआयना किया और जिसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। ये डब्ल्यूएचओ बराज नंबर 12, ड्रेन नंबर 12 के ऊपर जो हमारा बराज है वो था, और पिछली बार यमुना में जो आपके पीछे है उसका लेवल इतना ज़्यादा राइज हो गया था कि ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये एक एम्बैंकमेंट थी जिसको पूरी की पूरी तोड़ के यमुना ने सीधा जो है वहाँ बराज पे हिट किया था। वो बराज टूट गया था जिसकी वजह से पानी यमुना का बैक फ्लो यानी कि शहर के अंदर घुसने लग गया था। तो इसको लेके फ्लड डिपार्टमेंट की इस साल पूरे साल बहुत बड़ी तैयारियां चली हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो बराज है उसको पूरी तरीके से नया बनाया गया है। उधर की तरफ 32 हॉर्स पावर के 3 पंप्स लगाए गए हैं। हमने उनको चेक किया गया है। अगर आप खुद भी उसका मुआयना करेंगे तो बिल्कुल नई मशीनरी है। एक आप देखें यहाँ पे हमने एक जनरेटर और एक 32 हॉर्स पावर का पंप यहाँ पे हमने रिजर्व में भी रखा हुआ है। पीछे की एम्बैंकमेंट को अगर आप देखोगे तो करीब 5 मीटर चौड़ी पत्थरों की एम्बैंकमेंट हमने बनाई है। और इसके अंदर जो मिट्टी आप देख रहे हैं ये वो मिट्टी है जिसको हमने जो यमुना को जो हमने डीसिल्ट किया, जो हमने पायलट कट बनाए, उसमें जो सिल्ट निकली उसको हमने इस पत्थर की एम्बैंकमेंट के पीछे भर के जो है तैयार किया है। तो मुझे लगता है कि तैयारियां जो हैं फ्लड डिपार्टमेंट की अच्छी हैं और किसी भी सूरत के अंदर यमुना के अंदर लेवल बढ़ेंगे तो हमारे एम्बैंकमेंट्स जो हैं नहीं, कम से कम ये वाले जो रेगुलेटर्स की एम्बैंकमेंट है ये नहीं टूटेगी। लेकिन जो चैनल पे किया गया उसको बिल्कुल नया बनाया गया है। पूरा का पूरे जो है अगर आप देखोगे नया है और मजबूत भी किया गया है और उस तक पानी ना पहुंचे उससे पहले जो है बड़े लेवल पे जो है पत्थरों की दीवार बनाई गई है। ये हमारी उम्मीद है कि इस बार यमुना का पानी शहर के अंदर घुस नहीं पाएगा। बवाना के अंदर जो है CLC आती है, हरियाणा से जो पानी आता है उस एम्बैंकमेंट को टूटने की खबर हमारे को रात को आई है और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी जो है वहाँ पे पहुँचे हैं। मैंने आज फ्लड डिपार्टमेंट के भी चीफ इंजीनियर को बोला है कि आप वहाँ पे जाइए और अगर फ्लड डिपार्टमेंट भी कोई मदद कर सकता है जल बोर्ड की तो। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य परिसर CIN गेट के पास यूको बैंक के सामने नवनिर्मित मल्टी फैसिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। वहीं आपको बताते चले कि CJI DY चंद्रचूड़ ने इस मौके पर कहा कि यह एक बहु सुविधा केंद्र है और जिसे न्याय तक
पहुंच मिशन के हिस्से के रूप में सुप्रीम कोर्ट में स्थापित किया गया है। इस बहुसुविधा केंद्र का विचार सुप्रीम कोर्ट के प्रवेश बिंदु पर है और साथ ही साथ उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अदालत में आने वाले सभी वादी या वकीलों के पास एक ही स्थान होना चाहिए जहां वे मामले दर्ज कर सकें, मामलों की जानकारी के बारे में जानकारियां प्राप्त कर सके। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। This is a multi-facilitation center which has been set up in the Supreme Court as part of the Access to Justice mission. The idea of this multi-facilitation center is right at the entry point of the Supreme Court. All litigants, all lawyers coming to the court must have a single point where they can file cases, obtain information about cases, and yet do it in a very comfortable environment consistent with our weather patterns. So I hope this facility will enhance the quality of service which the Supreme Court renders to all the citizens. अगली खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां खेत में पानी लगाने के दौरान हुए विवाद के बाद दंपत्ति समेत मासूम बच्चे को चारपाई पर सोते समय जिंदा जलाने का प्रयास किया गया और जिसमें पति राम अवध उम्र लगभग 32 वर्ष और उनकी पत्नी प्रीति यादव के साथ साथ एक मासूम बच्चा दीपांशु गंभीर रूप से झुलस गए, जिनको स्थानीय लोगों की मदद से गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और जहां देर शाम पत्नी प्रीति यादव की एम्स में इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि देर रात पति राम अवध ने भी लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में दम तोड़ दिया। तो वहीं मृतक की मां ने परिवार के पाटीदार शालिग्राम पर बेटे और बहू व मासूम नाती को जलाकर मारने का आरोप लगाया है। दंपत्ति की मौत के मामले में अभी भी संदिग्ध आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें कि आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से यह मामला सामने आया है, जिसमें मामूली विवाद को लेकर एक परिवार की आपसे जो है पड़ोस में लड़ाई हो गई और जिसके बाद आपको बताते चले कि विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने जो विपक्ष था उनकी तरफ से जानलेवा हमला किया गया और जिसमें कि आपको बताते चले कि उनकी ओर से जलाकर मारने की जो प्रयास है वो किया गया था और जिसमें कहीं ना कहीं वो कामयाबी हो गए हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि मामले में जो दंपत्ति थे वो इतनी बुरे तरीके से झुलस गए कि उनकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि इसमें एक मासूम भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रायबरेली से ओम शंकर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। तो ओम शंकर शुक्ला जी, विस्तार से बताइए कि क्या मामला था। ये बिल्कुल ये रायबरेली जनपद की बड़ी हृदय विदारक घटना है, जहां पर घर के बाहर जो है चारपाई पर पति पत्नी और एक 1.5 साल का बच्चा जो है वो सो रहे थे। कभी 3 से 4 बजे के बीच अचानक जो है उनकी आग लग जाती है और वो पति पत्नी और मासूम बच्चा 80% झुलस जाते हैं, जिनको स्थानीय लोगों के द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है था। लेकिन जो है देर रात जो है पति ने भी दम तोड़ दिया है लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में और जो पत्नी उसके एम्स में जो प्रीति यादव थी उसकी भी मौत हो चुकी है। हालांकि पुलिस इस मामले में भी कुछ भी बोलने से बच रही, चूंकि भी वो तहरीर का इंतजार कर रही है। लेकिन मृतक के राम अवध की मां ने जो है वो गांव के ही एक व्यक्ति जो है पर आरोप लगाया है कि 1 हफ्ते पहले उससे जो है झगड़ा हुआ था और उसने जो है वो परिवार को देख लेने की धमकी दी थी। जी ओम शंकर शुक्ला जी, की विवाद जो है वो किस कारण हुआ, आखिर किस कारण के चलते जो हमलावर है उसके द्वारा हमला किया गया? जी हाँ, ये विवाद बड़ा पुराना है। लोग आपस में जो है एक पारिवारिक कह लीजिए तकरार है और पहले भी शालिग्राम नाम के व्यक्ति ने जो है पुलिस पर हमला किया था कुल्हाड़ी से और मामला किसी पारिवारिक था, इस वजह से वो मामला रुक गया। उसके बाद जो है अब की बात इस घटना से 4-5 दिन पहले दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जो है उसने पूरे परिवार को एक साथ देख लेने की धमकी दी थी। उसके बाद जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि पुलिस अभी तहरीर का इंतजार कर रहे हैं और कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन पति पत्नी की मौत से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है और निश्चित एक जो है एक बड़ी घटना है। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, जिस परिवार की जिस दंपत्ति की मौत हुई है उनके कितने बच्चे थे? उनका एक ही बच्चा था और वो अपने परिवार के साथ जो है काफी गरीब है और खेती उनकी आय का सहारा है। तो खेत से आने के बाद खाना खाकर चारपाई डालकर लोग बाहर सो रहे थे और रात में उनको जिस तरह से जला के मार दिया गया, क्योंकि चारपाई जली है और वो तीनों लोग जले हैं। बिल्कुल
सबसे बड़ी हैरानी की बात है, जब स्थानीय लोग वहां पहुंचते उन घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए, तो वो लोग चारपाई पर ही पड़े हुए थे। अगर जो कोई व्यक्ति 80% जलेगा तो निश्चित है वो चारपाई से भागता और अपना बचाव करता है, लेकिन वो लोग वहीं पर पड़े हुए थे। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, बिल्कुल समझ में आ रही जी। ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं बेहद ही हृदय विदारक हैं और बेहद ही पीड़ादायक हैं। जो हमला किया गया है हमलावर की ओर से, वो आखिर किस तरीके से किया गया है? क्या तेजाब फेंका गया या फिर किसी अन्य? हाँ जी बिल्कुल, ये तो जांच के बाद पूरा सब सामने आएगा, लेकिन ये घटना बड़ी हृदय विदारक है। क्योंकि जो है देर शाम एम्स रायबरेली में पत्नी की मौत होती है, उसके बाद देर रात में लखनऊ ट्रामा सेंटर में पति राम अवध की मौत होती है। अब वो मासूम बच्चा जो 10 साल का है वो बचा हुआ है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में कोई कुछ बताने वाला ही नहीं बचा है। हालांकि उनकी माँ जो है अभी भी मौजूद है और उन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे पट्टीदार थे, पारिवारिक थे, इनसे झगड़ा हुआ था, इन्होंने कहा था। अब पुलिस भी इस मामले में बचती हुई नजर आ रही है। क्या मामले में किसी तरीके का कोई पुलिस की ओर से एक्शन अभी तक लिया गया है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि मामले में अभी तक कोई भी गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, लेकिन क्या पुलिस की ओर से किसी तरीके की खोजबीन की जा रही है? पुलिस तहरीर का इंतजार है। अभी पुलिस को तहरीर नहीं प्राप्त हुई है। पुलिस कह रही है जैसे तहरीर मिलेगी वैसे ही विधिक कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है ओम शंकर शुक्ला जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं जो कि दोनों ही रायबरेली की हैं और दोनों ही तस्वीरों में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 शव बरामद किए गए हैं, जिसमें कि एक तस्वीर युवक की है जिसमें कि संदिग्ध परिस्थितियों में युवक का जो शव है वो पेड़ से लटका हुआ मिला, तो वहीं दूसरी तस्वीर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद होने की खबर सामने आई है। आपको पहले बताते हैं जो युवक का शव मिला है आखिर उसकी क्या जानकारी है। रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजूहा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर पेड़ पर फांसी के फंदे से युवक का शव लटका मिला और जिसके बाद आपको बताते चले कि मृतक की पहचान तेज बहादुर पुत्र बुधई के रूप में हुई है। तो वहीं युवक की मौत से परिजनों के बीच कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो वहीं अब आपको हम दूसरी तस्वीर पे दिखा देते हैं, जिसमें दूसरी तस्वीर रायबरेली के लालगंज से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के चांदा टिकर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में 20 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ है। वहीं हम अब आपको दूसरी तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें कि 20 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ है और जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। आपको बताते चले जानकारी के अनुसार अभी तक यही सामने आया है कि लगभग 1 वर्ष पहले चचेरे भाई लवकुश से ही शादी की गई थी और दोनों के लव अफेयर के चलते परिवार वालों ने शादी कराई थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो दोनों ही तस्वीरें रायबरेली की हैं और दोनों ही परिस्थितियों में जो शव है वो बेहद ही संदिग्ध परिस्थितियों में परिवार वालों को मिला है। और इसी खबर पर लगातार हमारे साथ ओम शंकर शुक्ला जी बने हुए हैं। तो ओम शंकर शुक्ला जी, सबसे पहले आप मुझे रायबरेली में जो युवक का शव मिला है उसके बारे में पूरी डिटेल में बताएं। हाँ, ये खीरो थाना क्षेत्र मामला है, जहाँ पर जो है युवक रात में खाना खाकर सोया था, लेकिन सुबह जब नहीं मिला अपने कमरे में तो परिजनों ने इसकी तलाश शुरू की। जब तलाश करते करते गांव के बाहर जो दूर तक गए तो वहां पर जो है सुबह जो है नृत्य क्रिया के लिए लोग जाते हैं, उन्होंने युवक का शव जो है वो एक पेड़ से लटकते हुए पाया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया और वह सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने पेड़ से युवक के शव को उतार कर कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अब और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है पुलिस। उसके बाद जो है आगे की जो है प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया होगी, वो पूरी की जाएगी। जी ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से जिन परिस्थितियों में युवक का शव मिला है, तो ये हत्या या फिर आत्महत्या? हाँ, हत्या या आत्महत्या में नहीं, प्रथम दृष्टया आत्महत्या ही लगेंगे, लेकिन क्योंकि मामला संदिग्ध है इस वजह से पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। मामले पर क्या परिवार वालों की ओर से कोई जानकारी दी गई है? क्या किसी आपसी विवाद के चलते ये कदम उठाया गया या फिर और कोई जानकारी?
नहीं, अभी कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं, ना परिवार के लोग हैं, ना पुलिस कुछ बताने को तैयार है। सभी को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद जो है आगे की जो है कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है ओम शंकर शुक्ला जी, अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं, जहां पर युवती का जो शव मिला है उसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, तो उसको लेकर क्या डिटेल्स हैं आपके पास? प्रथम दृष्टया एक माँ पुरुष वो अपने परिवार में लहरें हुई थी और उसके बाद से ही जो है चूंकि वो रिश्तेदारी में लड़का आता था, पति पत्नी में तनाव के चलते जो है अक्सर खटपट हुआ करती थी। लेकिन जिस तरह से महिला की मौत हुई है उसे संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि इस मामले में भी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है आगे की पूरी कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी। बिल्कुल ओम शंकर शुक्ला जी, जिस तरीके से आपने बताया कि जो मृतका है उसका चचेरा जो भाई था वही उससे जो है उसकी शादी हुई थी, तो क्या परिवार के बीच भी ऐसा कुछ मनमुटाव था? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ हिंदू भाई इसे भाई ही माना जाता है। जी बिल्कुल, दोनों तैयार है, दोनों की शादी करा दी गई, लेकिन वो तनाव लगातार बरकरार रहा और उसको लेकर जो है तानों या पति पत्नी के बीच जो है खटपट भी होती रही है। और अब ये महिला की मौत कैसे हुई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है वो क्लियर हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से महिला की मौत हुई है संदिग्ध परिस्थितियों में, वो निश्चित एक बड़ी घटना है। ठीक है ओम शंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम आपको रायबरेली की ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें कि इस तस्वीर में जो है एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें कि आपको बताते चले कि आपसी परिवारवाद में जो है उसकी शादी की गई थी, चचेरे भाई से ही उसकी शादी हुई थी 1 साल पहले, और जिसके बाद आज उसका जो शव है वो संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। हालांकि परिवार वालों का इस पर क्या कुछ कहना है, अब हम आपको वो सुनाते हैं। इनके बाप दोनों की शादियां हुई थी, कैसे थे? 2 साल पहले आपस में रहे थे, बीच में पता नहीं क्या हुआ। नहीं, आज एक शव बरामद हुआ लड़की का, 20 वर्षीय गर्भवती भी है, क्या देख के लगता है कैसे क्या हुआ होगा? कुछ था नहीं लगता, हम तो उधर रहते हैं, ये लोग इधर रहते हैं, कैसे क्या हुआ। मौके पर पुलिस वगैरह? हाँ, मौके पर पुलिस आई। पुलिस सूचना कैसे दी गई? पुलिस सूचना घर वालों ने दिया होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।